फ्रेंड्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमने अपने टेस्ट के अंदर कंसीडर किया था, बच्चों को दिया था। तो वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है एमसीक्यू सॉल्यूशन, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चन था एमसीक्यू का, वो सारा 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज़ द लीस्ट रिलायबल, यानी इन सभी प्लांट जो नीचे दिया गया इसमें सबसे कम कौन सा रिलायबल है। तो ऑप्शन के अंदर दिया गया विंड है, टाइडल है, जियोथर्मल है, सोलर है। तो यहाँ पर सोलर के बारे में तो आप पढ़ चुके होंगे। सोलर के द्वारा क्या होता है कि हमारा सनलाइट फॉल करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। लेकिन जियोथर्मल आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आपके सीनियर्स को पढ़ना था। तो जियोथर्मल के अंदर क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर हीट होता है, हम लोग उस अर्थ के अंदर का हीट को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के अंदर काम में लाते हैं। तो ये जियोथर्मल हो गया। और टाइडल होता है जो समुंदर के अंदर वेव जनरेट होता है, टाइड्स उसको बोला जाता है। उस टाइड्स का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं समुंदर के अंदर। तो इन सब में से अगर हम देखेंगे तो विंड जो पावर प्लांट है ये सबसे ज़्यादा लीस्ट रिलायबल है, क्योंकि विंड का कोई हमको पता नहीं होता है कि सुबह में हो रहा है तो शाम में विंड फ्लो होगा कि नहीं होगा, या अभी 1 घंटा पहले था 1 घंटा बाद हुआ कि नहीं। ये तो लीस्ट रिलायबल। बाकी जियोथर्मल, सोलर, टाइडल, इन सब की तुलना में सबसे कम रिलायबिलिटी जो होगी वो विंड पावर प्लांट की होगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है which on which one of the following cycle does not a modern steam power plant work। इसमें से कौन सा साइकिल है जिसपे मॉडर्न पावर प्लांट वर्क करता है। डज ए मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट। तो कर्नाट साइकिल है, रैंकिन है, ऑटो साइकिल है, बेलकोमैन साइकिल है। तो इसमें से जो रैंकिन साइकिल है इसी पर आपका काम करता है मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। बाकी आपका थर्मल के अंदर दूसरे साइकिल का यूज़ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है, रैंकिंग साइकिल इफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट। रैंकिंग साइकिल कहाँ से बनता है? तो आपका कोई भी बॉयलर लगा हुआ, वहाँ से स्टीम हो रहा है, सुपर हीटर से होता हुआ टरबाइन पर जा रहा है, टरबाइन से फिर आपका कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर इकोनोमाइजर से होता हुआ फिर से आपका बॉयलर के अंदर जाता है। तो ये जो कंप्लीट साइकिल बनता है इसी को रैंकिंग साइकिल बोलते हैं। तो इसकी इफिशियंसी पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन 20 से 30 है, 30 से 45 है, 45 से 60 है और 60 से 80 है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी 30 से 45% मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट का रैंकिन साइकिल की इफिशियंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर कंसीडर कर रहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्टीम पावर प्लांट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पावर प्लांट से रिलेटेड स्टेटमेंट स्टीम पावर प्लांट से, यानी आपका वाटर से जो चलता है, कोयला से चलता है, उस प्लांट की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लो, जो कि गलत बात है। ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट स्टीम के अंदर कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है। कोयला जलाना है, उसको मेंटेन करना है तो ज़्यादा। दूसरा लिखा गया, वाटर इज रिक्वायर ह्यूज क्वांटिटी। ये सही बात है, यानी ह्यूज क्वांटिटी में हमको वाटर की ज़रूरत होती है, बॉयलर में भी और कूलिंग पर्पस के लिए। तीसरा लिखा गया, रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर स्टार्टिंग। स्टार्ट करने में ज़्यादा समय लगता है, लगभग 5 से 6 घंटा और कहीं कहीं पर 7 घंटा भी देता है। तो आपका इसमें स्टार्टिंग करने में ज़्यादा समय लगता है। तो ये पॉइंट भी सही है, 2 पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है, हैंडलिंग ऑफ कोल एंड डिस्पोजल ऑफ ऐश कैन डन ईजिली। गलत बात है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका ऐश यानी राख प्रोड्यूस होता है, जिसको हैंडल करना और डिस्पोजल करना, बाहर फेंकना, निकालना, ये डिफ़िकल्ट होता है, ईजी नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 आपका सही है। तो अगर ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन में 2, 3 बी में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो गया बी, यानी 2 और 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट इफिशियंसी ऑफ नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट। नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी कितनी होती है? तो आपका लगभग 30 से 40% नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी होती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा क्वेश्चन, इन थर्मल पावर प्लांट द प्रेशर इन द वर्किंग फ्लूइड साइकिल इज डेवलप। प्रेशर, वर्किंग फ्लूइड का जो है वो प्रेशर बढ़ाना हमको, तो किसके द्वारा प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा।
ऑप्शन ए में लिखा गया कंडेंसर, सुपर हीटर, फीड वाटर, टरबाइन। तो इसमें सब का काम आपको मालूम होगा। कंडेंसर का काम क्या है? तो कंडेंसर का काम है जो टरबाइन पर स्ट्राइक करने के बाद स्टीम बचता है, इस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना, ये पहला काम हो गया। सुपर हीटर का काम होता है टरबाइन पर आने से पहले जो स्टीम है इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। तो सुपर हीटर का मेनली काम क्या होता है? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। फीड वाटर पंप ये काम करता है जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रेशर इन इंक्रीजिंग द फ्लूइड, वाटर का प्रेशर या वर्किंग फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाने के लिए किसका यूज़ होगा? तो फीड वाटर पंप का। यही पंप है जिसके द्वारा उस पंप जगह जगह पर पंप लगा हुआ होता है, इस पंप के द्वारा क्या किया जाता है? फ्लूइड का प्रेशर को बढ़ाया जाता है। बाकी टरबाइन का काम तो स्टीम को मैकेनिकल में कन्वर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन थर्मल पावर प्लांट द फीड वाटर कमिंग टू द इकोनोमाइजर इज हीटेड यूजिंग, किसके द्वारा जो है वाटर को हीट किया जाता है? फीड वाटर को हीट किया जाता है इकोनोमाइजर के अंदर। तो एचपी स्टीम है, एलपी स्टीम, लो प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर स्टीम, डायरेक्ट हीट इन द फर्नेस, या फ्लू गैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी फ्लू गैसेज। जो गैस प्रोड्यूस हो रहा था, फ्लो हो रहा था, बह रहा था, उस फ्लू गैसेज की मदद से हम लोग फीड वाटर को वाटर के अंदर यानी इकोनोमाइजर के अंदर जो वाटर है उसको हम लोग हीट करते हैं, उसके टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं ताकि बॉयलर के अंदर आसानी से वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। फ्लू गैस की मदद से फीड वाटर को हम लोग हीट करते हैं इकोनोमाइजर के अंदर। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। 8 नंबर क्वेश्चन में इफिशियंसी ऑफ अ बॉयलर यूज इन मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब ओवरऑल अगर इफिशियंसी बोला जाता है तो कम है 30 से 40%, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या है आपका मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट बॉयलर की इफिशियंसी पूछी जा रही है। तो बॉयलर का इफिशियंसी कितना होगा? वो भी मॉडर्न बॉयलर है तो इसका इफिशियंसी लगभग 85% होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल लार्जली डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा? कैलोरीफिक वैल्यू। तो ऐश कंटेंट है, साइज ऑफ कोल पार्टिकल्स है, मॉइस्चर कंटेंट है, और आपका वोल्टाइट मैटर है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है, यानी जितना कम आपका ऐश रहेगा उतना ही ज़्यादा उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ऐश का मतलब उस मटेरियल में, कोयला में राख की मात्रा कितना है। तो राख अगर कम है, ऐश कम है, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज इंस्टॉल इन स्टीम पावर प्लांट टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्टीम पावर प्लांट में, कोल पावर प्लांट के अंदर कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, एयर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। हम लोग ESP के नाम से भी इसको जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये एयर के पॉल्यूशन को कम करने का काम करता है जो कि चिमनी के अंदर लगा हुआ होता है। यानी कि एग्जॉस्ट होने से पहले हम लोग पहले एयर को यानी गैस को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के पास भेजते हैं और उसके बाद गैस जो है वो बाहर एग्जॉस्ट किया जाएगा। तो करेक्ट इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनरेशन ऑफ 1 वाट नीड अबाउट फ्यूजन पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितना फ्यूजन होगा 1 वाट जनरेट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर डी होता है, 3.1 × 10⁸ इतना अगर फ्यूजन होगा तो आपका 1 वाट जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पार्टिकल्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो ये बेसिक चीज़ है, आप पढ़े हुए होंगे। तो ये आइसोटोप होता है। आइसोटोप यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर अलग होता है, उसको आइसोटोप कहा जाता है। तो 12 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर थर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, वो किसके द्वारा होगा? फिजन के द्वारा, फ्यूजन के द्वारा, या बर्निंग ऑफ रॉड इन ऑक्सीजन, नॉन ऑफ द दीज। तो इसमें क्या होता है? हमारा फिजन होता है। तो फिजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे आपका यूरेनियम, उसको हम लोग फिजन करके
एनर्जी को, हीट को प्राप्त करते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर यूजुअली इम्प्लाई, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूजुअली कौन सा काम होता है? फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, बोथ फ्यूजन फिजन। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो फ्यूजन जनरली हम लोग करते हैं और फ्यूजन के द्वारा ही आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस कराया जाता है। तो 14 करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिसल मटेरियल, यानी कौन ऐसा मटेरियल है जो आसानी से हीट प्रोड्यूस करेगा, रिएक्शन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यूरेनियम 238 एंड यूथोरियम 232, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 16 नंबर के अंदर वन फिजन ऑफ यूरेनियम 235 रिलीज एनर्जी ऑफ, अगर वन फिजन होगा यूरेनियम 235 का तो उसमें कितना आपका एनर्जी रिलीज होगा? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट आपका जनरेट होता है यूरेनियम 235 का फिजन करने के बाद। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज, मॉडरेटर का काम क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर? ऑब्जॉर्व द एक्सेस न्यूट्रॉन, इंक्रीज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। तो करेक्ट आंसर सी होता है। मॉडरेटर का स्पीड होता है स्पीड, न्यूट्रॉन की स्पीड को मॉडरेट करना यानी स्लो करना, कम करना, ताकि आपका रिएक्शन कंट्रोल में रहे। तो स्लो डाउन करने के लिए हम लोग मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है विच मटेरियल यूज टू कंट्रोलिंग द चेन रिएक्शन, यानी कंट्रोलिंग रॉड हम लोग यूज़ करते हैं। रिएक्टर के अंदर कंट्रोलिंग रॉड लगा हुआ होता है। तो ये कंट्रोलिंग रॉड किस मटेरियल का बना हुआ होता है जिसके द्वारा हम लोग चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आपका थोरियम है, हेवी वाटर है, बोरॉन है, बेरिलियम है। तो बोरॉन का बना हुआ होता है कंट्रोल रॉड और इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन आपका कंट्रोल होता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज एज ए कूलेंट, कूलेंट का काम क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में हीट को ऑब्जॉर्व करना न्यूक्लियर रिएक्टर से और हीट एक्सचेंजर तक ले जाना। तो कूलेंट के रूप में हम लोग अलग अलग मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से मटेरियल का यूज़ कूलेंट के रूप में किया जाएगा? हेवी वाटर है, CO2 है, हीलियम है, एनी ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ए होता है। हेवी वाटर का यूज़ हम लोग करते हैं मॉडरेटर के रूप में। हेवी वाटर का फॉर्मूला D2O होता है, याद रखिएगा। D2O का यूज़ किया जाता है हीट को ऑब्जॉर्व करके हीट एक्सचेंजर तक ले जाना, यानी कूलेंट के रूप में। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है थर्मल शील्डिंग इज प्रोवाइडेड, थर्मल शील्डिंग यानी हम लोग जो बनाते हैं रिएक्टर, इसमें कंक्रीट का, सीमेंट का बहुत मोटा परत लगाते हैं, यानी चैम्बर बनाते हैं सीमेंट का। तो इसी को थर्मल शील्डिंग कहा जाता है। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑब्जॉर्व द फास्ट न्यूट्रॉन, प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग पर्सनल फ्रॉम द एक्सपोजर टू रेडिएशन, प्रिवेंट द रिएक्टर वाल फ्रॉम द गेटिंग हीटेड, यानी हीट से बचाने के लिए और जो आपका एक्सपोजर रेडिएशन निकल रहा है उसको बचाने के लिए, न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करने के लिए, सारे चीज़ में ये काम करता है थर्मल शील्डिंग। तो करेक्ट आंसर डी हो गया। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आप यानी पढ़िएगा, याद कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर आपको इससे हेल्प मिल सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।